आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन नामक चैप्टर के विषय में बात करेंगे। हालांकि अभी 2-3 रोज पहले हमने प्रकाश के परावर्तन नामक चैप्टर को लेकर के एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के कुछ पॉइंट को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अब शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखे होंगे तो आज थोड़ा बहुत उसका रिवीजन भी हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले प्रकाश से होती है। तो प्रकाश के विषय में तो सब लोग लगभग जानते होंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश दो स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश की दो स्रोत होते हैं, ठीक है। एक स्रोत होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, ठीक है। और दूसरा स्रोत होता है मानव निर्मित। तो आप खुद बताइए तो, यहाँ तक आ रहा है कैमरा में? मानव निर्मित नहीं आ रहा है, सिर्फ मानव तक आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो मानव निर्मित, जिसे हम लोग कृत्रिम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि प्राकृतिक स्रोत कौन सा है प्रकाश का? सूर्य है। और मानव निर्मित स्रोत बल्ब वगैरह, जो इसको मनुष्य ने बनाया है, मानव निर्मित है। मतलब प्रकाश दो जगह से प्राप्त होता है। एक प्राकृतिक के मतलब माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, भगवान द्वारा बनाई गई चीजों के माध्यम से, और एक कृत्रिम के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो बात आप जान गए। तो बेसिकली चीजें हैं। हालांकि उस दिन के वीडियो में इसका चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको देख लिया जाए। अब जो है, प्रकाश उत्सर्जित होता है प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित तरीके से। अब वो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश खुद एक ऊर्जा है, खुद एक शक्ति है। मतलब प्रकाश में खुद अपनी ताकत होती है। उस ताकत के माध्यम से वह किसी अन्य कार्य को करता है, या लोगों से या अन्य किसी के माध्यम से करवाता भी है। जैसे कि सूर्य में जो प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से, उसकी ऊर्जा के माध्यम से पेड़ पौधे अपने आप में शक्ति भरते हैं। और पेड़ पौधों में जो शक्तियां होती हैं, वह बीज में या फल में चले जाते हैं, और उस फल को, बीज को या पत्ते को खा करके हम इंसानों में भी ताकत आती है। अर्थात क्या है कि प्रकाश खुद ऊर्जा का स्रोत है, खुद एनर्जी का एक स्रोत है, जहां से एनर्जी, शक्ति मिलती है, ठीक है ना। तो प्रकाश का अगर परिभाषा की बात की जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, ठीक है ना। देखिए, विज्ञान को याद करने वाले सिस्टम से अलग हट करके समझने वाली और प्रयोग करने वाले सिस्टम को पढ़ाई करना सीखिए आप लोग, ठीक है ना। प्रकाश किसे कहते हैं, आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं प्रकाश को, या समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। वह ऊर्जा है प्रकाश, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसके जो गुण हैं, ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रकाश जब गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। चुंबकीय तरंग होते हैं मतलब प्रकाश में। फिर क्या करता है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया के रूप में देता है। देखिए, वस्तुएं जो होती हैं वह क्या होती हैं कि 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अपारदर्शी, मतलब प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के गमन करने के माध्यम से। देखिए क्या होता है कि प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी मतलब तुरंत आपको हम गणित पढ़ा के मतलब फिजिक्स का क्लास शुरू किए हैं, तो गणित में आपने देखा था कि संख्या के प्रकार, तो माध्यम था, किस माध्यम से कितने प्रकार हैं, तो विभाजन के माध्यम से, विभाजन के आधार पर संख्या के प्रकार थे। तो सम संख्या था, विषम संख्या था। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रकाश में गमन करने के माध्यम से वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो वस्तुएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रकाश के गमन करने के माध्यम से वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, आराम से चलेंगे हम लोग। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको बातें समझ में आएगी। आप धीरे धीरे समय निकाल के मतलब उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो वस्तुएं प्रकाश में, प्रकाश की गमन, गमन मतलब समझते हैं, गमन मतलब चलने के माध्यम से। प्रकाश में गमन, गमन प्रकाश के गमन करने, चलने के माध्यम से वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी अर्थात जिसमें प्रकाश पार कर जाए, आसानी से आर पार कर जाए, पारदर्शी, जैसे कि शीशा, ठीक है ना। फिर दूसरा अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार ना कर पाए, जैसे कि दीवार। फिर पारभासी, जिससे प्रकाश थोड़ा मतलब आर पार करे, थोड़ा आर पार नहीं करे, जैसे कि तिल लगा हुआ कागज, तो उसमें से प्रकाश थोड़ा सा आर पार करता है, थोड़ा सा आर पार नहीं करता है। तो यहाँ जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वहां क्या निर्माण होगा?
अगर अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वहां क्या निर्माण होगा, वहां बनेगा छाया। क्या बनेगा, छाया। अपारदर्शी वस्तुओं पर यदि प्रकाश पड़ती है तो वहां बनेगा छाया। समझ गए, इतना बात अब आ गया समझ में। अब आगे चलिएगा आप, तो छाया के समान आपको प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन प्रतिबिंब और छाया में बहुत अंतर होता है, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। छाया जो है, मतलब छाया क्या होता है कि उसका कोई नियम नहीं होता है, वो विदाउट नियम, बिना नियमों का पालन किए हुए किसी भी तरीके से बन जाता है। जैसे कि आप देखते हैं सुबह में जब सूर्य जो एकदम क्या रहते हैं कि सामने होते हैं तो छाया जो है बहुत, मतलब हम लोग के शरीर का छाया जो है बहुत दूर तक बनता है। लेकिन मतलब 12 बजे के समय में, दोपहर के समय में जब सूर्य सीधे सिर पे रहते हैं तो छाया हम लोग का बिल्कुल जीरो छोटा सा बनता है। ठीक है, तो छाया की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह किरणों के आभासी या काल्पनिक कटान के, आभासी या वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले छाया के विषय में समझ लेते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु पर अगर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उसके पीछे जो उसका छाया प्राप्त होता है, जो उसकी स्थिति जो प्राप्त होती है, वो सब क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। समझ गए। तो आपने देखा कि प्रकाश में गमन, प्रकाश के गमन के माध्यम से 3 प्रकार हो गए। अब एक आता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी ऐसी होती हैं जो खुद प्रकाशित होती हैं, तो उसे बोलते हैं प्रदीप्त पिंड। क्या बोलते हैं, पिंड। पिंड का मतलब पहले समझते हैं। पिंड का मतलब क्या होता है मालूम है, पिंड का मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं या पदार्थ, कोई चीज, चीज वह उसे हम पिंड बोलते हैं। भौतिक की भाषा में वस्तुओं को पिंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए साइंस की भाषा कुछ अलग होती है। ऐसे शब्दों के अर्थ को यदि हम समझते चलेंगे तो हमें, मतलब 2-4 क्लास के बाद हमें साइंस समझ में आने लगेंगे। पिंड, तो पिंड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, किसके आधार पर, प्रकाश के, मतलब प्रकाश के आधार पर, सब बातें जो प्रकाश के ऊपर ही होंगी। तो एक होता है प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त का मतलब जो खुद से प्रकाशित, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, मतलब वैसे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य हो गए या बल्ब हो गया तो मानव निर्मित प्रदीप्त पिंड हो गया। और एक होता है अदीप्त। अदीप्त क्या हो गया, अदीप्त पिंड, मतलब जो जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं, अदीप्त। तो इसका मतलब अदीप्त का भेद, मतलब अदीप्त के प्रकार, हाँ चांद हो गया। चांद बहुत ही सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टॉपिक है, एग्जाम्पल है चांद। चांद अदीप्त पिंड है, क्योंकि चांद जो है खुद अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य से प्रकाश उसे मिलता है, तो उसके माध्यम से वो क्या होता है, प्रकाशित होता है। समझ गए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, तो ये सभी चीजें तो मतलब क्या है कि बिल्कुल बेसिकली है, 6, 7, 8 के भी साइंस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन याद दिलाने के भी से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर जब भी पड़ता है तो तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है, छाया बनाता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में देखिए 4 जगह है जहां प्रकाश की चाल हमेशा परीक्षा में क्या की जाती है, पूछी जाती है। 4 जगह होते हैं जहां से प्रकाश की चाल आपको पूछी जाती है। सबसे पहला है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो उसी दिन हम मतलब आपसे बात किए थे। इसको नोट करने वाला मतलब चीजें हैं, आप चाहो तो समय निकाल के नोट करो, यानी तो जब वीडियो अपलोड होगा तो वहां से भी आप देख करके कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, चाल, ठीक है, चाल समझते हैं ना, गति कितना तेज चलता है प्रकाश। तो सबसे पहली बात किया जाता है निर्वात में, इसमें। अब निर्वात क्या होता है पहले इसको समझते हैं। निर्वात क्या होता है, तो निर्वात वह जगह है जहां पे हवा नहीं होता है, मतलब जहां से हवा को क्या कर दिया जाता है कि मतलब निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह रूम हुआ, इस रूम को एकदम बिल्कुल पैक कर दिया गया, और यहाँ कोई यंत्र लगा करके इसमें से वायु चूसक यंत्र जिसका नाम होता है, उसको लगा करके मतलब होल के माध्यम से उस यंत्र के पाइप को, मान लीजिए सपोज यह रूम हो गया, ठीक है, यह रूम हो गया, चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर एक होल करके, ठीक है, इसमें हवा चूसक यंत्र लगा करके सभी हवाओं को बाहर निकाल लिया गया। अब यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है, जब हवा बिल्कुल नहीं है तो उसको बोलते हैं निर्वात, मतलब बिल्कुल शून्य, जीरो, खाली, उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब जहां हवा बिल्कुल नहीं होती है वहां प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है, वहां प्रकाश की चाल क्या होती है, इसके विषय में बात करेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो आप लोग को उस दिन हम बताए थे, 3 गुना 10 के पावर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हवा के बाद आता है वायु में प्रकाश की, मतलब निर्वात के बाद अब आता है वायु में प्रकाश की चाल। वायु
में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.99 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड। ठीक है। फिर वायु के बाद अगर हम बात करते हैं तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड। फिर अब एक और आता है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल तो ये होता है लगभग 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यह चार जो प्रकाश की चाल है यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। और एक दो और है जो आप अपने किताब में देख लीजिएगा, जैसे कि हीरा में प्रकाश की चाल, सबसे कम हीरा में प्रकाश की चाल होती है। और तो ठीक है, लेकिन यह चार इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और याद रखने के लिए थोड़ा सा सीक्वेंस रखिए। देखिए फिजिक्स की या मतलब विज्ञान की या किसी भी चीज को याद रखने के लिए एक तरीका होता है, उस सिस्टम से याद करिए। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा है 3 है, वायु में लगभग बराबर होता है, इसके माध्यम से आप जैसे कि यहाँ पे 3 है, 2.99 है, लगभग ही बराबर कहा जाएगा। वायु में भी जितना चलता है उतना इसमें चलता है, लेकिन मतलब अगर एक्यूरेट जब ऑप्शन में दिया हो तो भी यही टिक लगाना है। जल में उससे कम होता है, कांच में उससे कम होता है, हीरा में सबसे कम होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक सीक्वेंस के आधार पर याद रख सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10⁻8 होती है, मतलब सबसे ज्यादा वो हवा में ही क्या होता है, मतलब मतलब सबसे ज्यादा वायु निर्वात में, मतलब जहां हवा कम रहती है वहां ही वो आगे बढ़ता है। अब देखते हैं आगे वाले पेज में क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, अब आपको परावर्तन के विषय में बात करना है कि प्रकाश का परावर्तन तो हम पढ़ा चुके थे उस दिन कि जब किसी प्रकाश की क्या होती है कि मतलब कोई वस्तु होता है उसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो आपतित किरण और टकरा करके वापस होता है तो परावर्तित किरण बोलते हैं। ये सब आप कर चुके हैं। बीच में एक अविलंब डाला जाता है और इनके बीच में जो कोण बनता है आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और इसके बीच जो होता है परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आगे वाला पेज भी पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम चलते हैं क्योंकि यह हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने इसको नहीं देखा है तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम आसान है वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ फिजिक्स खोलिए, 10th क्लास का सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर बात की जाए, अब आगे आती है बात प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये भी बात मतलब हो चुकी है कि किरणों के वास्तविक कटान से जो चीजें बनती है वास्तविक होती हैं, और किरणों के काल्पनिक कटान से आभासी, जैसे कि प्रतीत होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, यह एक दर्पण हो गया आपका, यह एक दर्पण हो गया जो समतल दर्पण है। जब बाहर से कलई करोगे तो यह समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जब यह हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहाँ एक वस्तु हो गया आपका। अब इस वस्तु से जो किरणें आ रही हैं यहाँ जाने के बाद फिर वापस इसी में टकरा जाती हैं। मतलब यह यहाँ पे एक सवाल बनता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरणें फिर उसी पथ में वापस लौट आती हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट रहे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तीर का निशान दे रखा है, एक तीर जाने का है और एक तीर उधर से आने का है। ठीक है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब यहाँ वस्तु है समतल दर्पण पर, यहाँ वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के दूसरी तरफ काल्पनिक रूप से जहां जहां डॉट डॉट द्वारा लाइन मिले हुए हों उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से मतलब किरणों के कटान पर, मतलब कल्पना किया गया है किरणें वहां जाकर के कट सकती हैं। आभासी, आभास किया गया है किरणें वहां जाकर के कट सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ दर्पण हो गया। ठीक है, यह इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, बोलते हैं इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यह जो पी मतलब बिंदु है इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु, प्रधान बिंदु। सुन रहे हैं? तो ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य बिंदु या प्रधान बिंदु बोलते हैं। अब इस पर एक वस्तु रखा गया जिसका नाम है ए बी। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकरा के फिर वापस चली जा रही है। फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकरा करके वापस इधर आ जा रही है। तो परावर्तन का नियमानुसार यहाँ पे कार्य बन गया, ये आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, और यह बीच में अभिलंब का रोल ले लिया। अब ये हो गया आपतन कोण और यह हो गया परावर्तन कोण। समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा? तो इसकी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो किरणें इधर वापस चली गई हैं इसको हम डॉट के रूप में इधर आगे बढ़ाएंगे, और ये जो किरणें जो इधर वापस बढ़ गई हैं वही डॉट के रूप में आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये काल्पनिक किरणें खींचेंगे। जब ये काल्पनिक किरणें खींचेंगे तो काल्पनिक किरणें आपस में लड़ करके जहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगी
वह इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो अब इस प्रतिबिंब में क्या हुआ, तो ये समतल दर्पण। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को किरण आरेख द्वारा समझाएं, तो आपको यह किरण आरेख बनाना पड़ेगा। यह जो बना हुआ है इसको बोलते हैं किरण आरेख। पहले तो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको तो पहले इन सभी इसमें फिजिक्स में आने वाले शब्दों को पहले पहचानना होगा कि क्या क्या होता है, तब ना उसको समझ पाइए, तब ना उसको बना पाइएगा। तो इसको बोलते हैं किरण आरेख। तो आपको यह बनाना पड़ेगा। अब इस किरण आरेख से ही समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रही है उस प्रतिबिंब की विशेषता या उस प्रतिबिंब के क्या क्या उसमें गुण है, ये सभी चीजें आपको दिखाई देंगे, जिसको मैंने इस यहाँ पे टाइप करके रखा है। देखिए, आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। किसमें, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है और हमेशा सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के जो आकार हैं वो वस्तु के आकार के क्या बराबर होते हैं। फिर दर्पण के पीछे बनते हैं, उतनी ही पीछे बनते हैं जितना ही मतलब वस्तु दर्पण के आगे हो, ठीक है ना, उतना ही पीछे वह बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब उसका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। जैसे कि खुद अपने आप को आप शीशे में देखते हो तो आपका जो दाहिना मतलब दाहिना हाथ है या दायां वाला जो आपके शरीर का हिस्सा है वो शीशे में बायां दिखता है और बायां वाला जो हिस्सा है शीशे में दायां दिखता है। इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। याद रहेगा। चलिए, याद रखने के लिए आप इसे समझ भी सकते हैं और नोट्स के रूप में आप इसको अपने हिसाब से उतार भी सकते हैं। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण को देखते हैं, गोलीय दर्पण का फोटो इसमें है कि नहीं। चलिए, गोलीय दर्पण जिसका प्रदर्श सतह पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है वो और दर्पण का। देखिए, ध्यान दीजिए, पहले अब गोलीय दर्पण के इसमें फोटो नहीं है, हम बना के आपको दिखाते हैं। दर्पण तो आप समझते हैं जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वगैरह, या शीशा मतलब सिर्फ अपना चेहरा देखने के लिए नहीं और भी बहुत सारे कार्य के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है गोलीय दर्पण की। तो एक गोल शीशा हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण को, यह गोलीय दर्पण हो गया, पीछे से कलई कर दीजिएगा तो समतल दर्पण हो जाएगा। अगर इसको बीच से काट दीजिएगा, ठीक है, बीच से यहां से काट देते हैं अगर, काट करके इधर को ऊपर वाले पृष्ठ को जब हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, तो यह जो बना यह कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है, अवतल। नाम से ही अवतल मतलब जिसका तल क्या हो, अव मतलब धंसा हुआ हो। अव हमेशा अवरुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, बाधक के लिए। तो इसका तल धंसा हुआ हो, अवतल। इसको जब अंदर से कलई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा उत्तल, अर्थात उत्तल जिसका तल उठा हुआ हो। देखिए, ट्रिक से याद करिए, शब्दों के अर्थ से याद करिए, नहीं तो ऐसे याद करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, रटना पड़ेगा। तो जिसका परावर्तक सतह यहाँ पे देखिए धंसा हुआ हो वह क्या है, अवतल है। और जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो वह क्या होता है, उत्तल होता है। पहले गोलीय दर्पण समझते हैं, मतलब ये जो गोला था यह गोलीय दर्पण हो गया और इसमें जो निकला वो अवतल और उत्तल हो गया, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। अब गोलीय दर्पण में ये हो गया उत्तल हो गया, इसकी परावर्तक उभरी हुई हो, उत्तल हो गया। परिभाषा भी देखे थे आप। अब परिभाषा क्या देखना है, जब आपसे कोई उत्तल पूछे तो आप ये फोटो दिमाग में लाइए, चित्र को दिमाग में लाइए और परिभाषा बोल दीजिए। परिभाषा तो शब्दों का खेल है, शब्द तो आप खुद बना सकते हो, सुन रहे बात। चलिए, तो अब यहाँ गोलीय दर्पण में सामान्य जो शब्द प्रयोग होते हैं उन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण हो गया, डॉट द्वारा बना के इसको गोला बना दिया गया और बाहर से इसको कलई कर दिया गया। तो यह आपको जो दिख रहा है अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ जो आपका बिंदु एक आता है जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है उसको बोलते हैं प्रधान बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रधान बिंदु या मुख्य बिंदु। अब इस प्रधान बिंदु पर एक गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण जो बना हुआ है उसका तो केंद्र होगा ना भाई। जब वृत्त था, जब गोल था, वृत्त था तो उसका तो केंद्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका केंद्र सपोज, ठीक है। तो इस केंद्र को बोलते हैं सी, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसको मिलाइएगा तो हो जाएगा सीपी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर द्वारा सूचित करते हैं, समझ गए।
और यह जो सीपी है इसको अगर और आगे तक बढ़ा लेते हैं तो यह कहलाता है प्रधान अक्ष। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यह जो आप देख रहे हैं यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या दोहराइए, बातों को दोहराइए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और यहाँ केंद्र हो गया, क्या हो गया? केंद्र। सी से पी को मिलेगा तो यह क्या हो गया? सीपी, अर्थात त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। फिर यहाँ होता है बीच में फोकस। तो फोकस का निर्माण कैसे होता है? देखिए कैसे होता है। किसी भी बिंदु स्रोत से, फोकस की परिभाषा है कि किसी भी बिंदु स्रोत से, मतलब किसी भी जगह से जहां से प्रकाश आती है, वहां से यदि प्रकाश की किरणें आती हैं और प्रधान अक्ष के समानांतर चलने के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने के बाद दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु स्रोत से कटती हुई निकलती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, आभासी रूप से कटती है या काल्पनिक रूप से, वास्तविक रूप से कटती है, वहां जहां कटती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ से यह फोकस हो गया और यहाँ से यह वक्रता त्रिज्या हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं? ये एफ पी और ये सी एफ दोनों आपस में बराबर होता है, पी आधा आधा काटती है, इसलिए यहाँ पे एक सूत्र बनता है 2FP बराबर 1 CP, अर्थात 2F बराबर R। एक फार्मूला प्राप्त होता है। आगे चल के हम लोग इसको सिद्ध भी करेंगे। इस मतलब फार्मूले को सिद्ध करके देखेंगे कि कैसे इतना प्राप्त होता है। किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ आ गया। और जो MN है यह दर्पण का नाम हो गया। तो इसमें क्या क्या चीजें आपने देखा? प्रधान अक्ष को देखा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान बिंदु या मुख्य बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है, या मतलब वक्रता केंद्र, समझ रहे हैं? और वक्रता केंद्र से मुख्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस बिंदु से मतलब प्रधान बिंदु को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। याद रहेगा इतना बात? आगे चलें, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसमें अब ये जो मैंने समझाया है उस सब का परिभाषा है यहाँ पर। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के प्रत्यक्ष सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अब इसको आप समझ के याद कर सकते हैं या इस फिगर को दिमाग में बैठा करके भी बना सकते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता तेज से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो सभी परिभाषाओं को यहाँ पे मैंने लिख रखा है। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र का। जो मैंने समझाया है वही सभी चीजें डिफाइन के रूप में, परिभाषा के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। आप वीडियो को रोक करके आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिए और लिख लेने के बाद, ठीक है, आप उसे याद करिए या समझने की कोशिश करिए। एक बार दो बार में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप रटिएगा मत, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आता है तो आप फिर हमसे संपर्क कीजिए। अब यहाँ पे द्वारक क्या होता है? द्वारक जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। मतलब यहाँ से मान लीजिए हो गया, ये इसका द्वारक हो जाएगा, समझ गए? व्यास द्वारक हो जाएगा। ठीक है। मुख्य फोकस अभी हमको बताया, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से मुख्य संबंध किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणों से मिलती हुई महसूस होती हैं, वो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा दुगुनी हो से, जिसे हम R बराबर 2F के रूप में व्यक्त करते हैं। आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे चलें। चलिए तब अगले पेज को देखा जाए। अब अगला पेज अब यहाँ पे शुरू होता है किरण आरेख। किरण आरेख बहुत ही क्या है कि मतलब जरूरी बात होता है कि अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होते हैं। जो अवतल दर्पण है उसमें किरण आरेख जो बन रहा है उसके नियम होते हैं, किस नियम के आधार पर वो बनता है। ठीक है, तो वह नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम क्या है कि जब भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें होंगी, यहाँ पे किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए, तभी बातें समझ में आएंगी। थोड़ा किरण पुंज पीछे छूट चुका है, उसके विषय में बात करते हैं। किरणें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तब ना आपको समझ में आएगा। किरण आरेख रेडी है जी? कोई दिक्कत नहीं किसी को? जो भी बातें हो रही है समझ में आ रही है सबको जी? ठीक है, चलिए तब हम बात करते हैं किरण की। देखिए प्रकाश जो है वो गमन करती है किसके माध्यम से? प्रकाश गमन करती हैं किसके माध्यम से? किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? किरणों के माध्यम से। और वह किरण जो है
वहीं किरण जो है प्रतिबिंब की स्थिति को बनाता है। इसलिए किरण को समझना बहुत जरूरी है। और किरण होते कितने प्रकार के हैं बताएगा कोई? कोई बालक या बालिका बताओ? नहीं बता पाइएगा? चलिए अब बताने के बाद तो बताइएगा ना। किरण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है किरणों का समूह होता है। सबसे पहले किरणों से बनता है किरण पुंज। क्या बनता है? किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज। पुंज का मतलब हो गया समूह। किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों का जो सबसे पहला समूह जो होता है वह कहलाता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज अर्थात जब किरणें इस तरीके से एक दूसरे के समांतर चलती हैं उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है, समझ गए? दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी अर्थात किरणें जब एक बिंदु स्रोत से, जैसे कि बल्ब से, सूर्य से, किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। याद रहेगा क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। और एक होता है अभिसारी। क्या? अपसारी, सिर्फ अपसारी होता है, अपसारिक नहीं होता है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है जैसे कि लेंस। लेंस क्या करता है कि सभी किरणों को एक बिंदु पर लाके मिलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग टर्च है, जैसे कि ये बल्ब लगा हुआ है, इस सभी बल्ब की किरणें निकल करके क्या हो रही है? जगह इसका एक है और वहां से निकल के फैल रही हैं। तो कौन सी किरणें हैं? अपसारी हैं। और लेंस जो अगर आप लगाते हैं, लेंस लगा दिया जाता है, देखते हैं आप छोटे क्लासेस में कभी पढ़े होंगे कि नीचे कागज का टुकड़ा रख करके लेंस से जब देखा जाता है तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। क्यों? क्योंकि वह लेंस क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणों को एक जगह पे लाके मिलाता है। जैसे अन्य जगहों से जो किरणें मिलती हैं वह एक जगह पे क्या होती हैं? आके मिलती हैं। समझना बात को? इसका तीर ऐसे होगा, इधर से निकल रहा है, इधर से ही आ करके सूर्य से निकल किरणें को एक जगह पे फोकसरित करता है। जब एक जगह पे फोकसरित करता है तो किरणें एक जगह पे फोकस करती है लेंस पर, तो क्या होता है कि कागज में आग लग जाता है। तो ये किरणें हैं जो एक जगह पे आके मतलब किसी भी मतलब प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली किरणें एक बिंदु पर क्या होती हैं कि आके मिलती हैं, तो उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, यहां तक अभिसारी किरण पुंज। अच्छा ठीक है, चलिए आप समझा सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ है अपसारी किरण पुंज। ये तो हो गया, तीनों समझ गए। अभी समानांतर चलने वाली किरणें। अब जब किरणें क्या होती हैं? समानांतर चलती हैं तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती हैं। जब कभी भी किरणें अगर समानांतर होंगी तो कहां से होकर गुजरेंगी? फोकस से होके गुजरेंगी। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या यहाँ पे एफ को गायब किया जा सकता है और तब कहा जाएगी बताइए कहाँ पे चल रही है, ऑप्शन दे देगा सी पी एफ वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफ टिक लगाना पड़ेगा। मतलब आप कंटेंट ले रहे हैं, अभी आप कंटेंट ले रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन आंसर आपकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। और आपकी किताब में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ही, इसके बाद तो प्रीवियस ईयर वगैरह वगैरह बहुत सारा भी मॉडल सेट वगैरह इस पे सब ला के आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो उस समय तो आप तो बहुत जानकार हो जाइएगा। तो पहले आप समझने की कोशिश करिए कि किरणें क्या होती हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब चलती हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर के ही गुजरती हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अवतल मुख्य अक्ष पर अब जब यहां चलेंगी, जब यहां आएगा तो आके इसी पे आ जाएगा, और जब यहां चलेगा तो परावर्तन के बाद फिर समानांतर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से आ गया, ये तो इसके समानांतर है। यहां से जब मतलब फोकस से होकर गुजरेगी, किरणें अगर फोकस से गुजरती हैं तो दर्पण पर टकराने के बाद फिर समानांतर हो जाएंगी। मतलब उल्टा, जब समानांतर किरणें होंगी तो फोकस से होकर गुजरेंगी, और जब फोकस से होकर किरणें आएंगी तो क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। समझ गए? चले आगे।
देखिए जो भी चलना है एकदम धीरे चलना है, कोई कोई जरूरी नहीं है, कछुए की चाल चलनी है, लेकिन खरगोश से जीत के दिखाना है, ये बात याद रखना है। समझ गए? खरगोश नहीं बनना है, मतलब पढ़ते समय खरगोश नहीं बनना है। ये नहीं कि अब एक ही दिन में पूरा पढ़ लिए या फिर समझ में आई भी नहीं कि एक ही दिन में दुनिया भर का नोट्स बना लिए, किसी से फेयर मांग लिए, लिख लिए एकदम साफ एक पाठ पूरा, तो ये सब सिस्टम बंद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। 2 पॉइंट देखें आप, एक जब समानांतर किरणें होंगी तो फोकस से होकर गुजरेंगी, और जब फोकस से होकर गुजरेंगी तो समानांतर किरणें होंगी परावर्तन के बाद। ये 2 पॉइंट देखे हैं ना। अब जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तब क्या होगा? वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो सेम इसी में वापस चली जाएगी। जैसे समतल दर्पण में था, समतल दर्पण में क्या था कि किरणें जा रही थी और फिर बस उसी में वापस आ जा रही थी। उसी प्रकार वक्रता केंद्र से होकर जब अवतल दर्पण में किरणें गुजरेंगी तो उसी में वापस फिर चली जाएंगी। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, अब अवतल दर्पण में जब किरणें पी से होकर गुजरेंगी तो फिर वहीं से परिवर्तित होकर के क्रियक होकर के वापस, जैसे कि पी से होकर गुजरेगी तो फिर उसी तरह वापस आ जाएगी। परावर्तन के नियमानुसार यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण प्राप्त हो जाएगा। किसको दिक्कत? ठीक है, इस सब नियमों को याद रखिए। ये सब अवतल दर्पण के नियम है, किरणें कैसे गुजरती हैं और कहां से कट के कहां जाती हैं, इसमें निश्चित होता है, तभी निश्चित तरीके से इसमें निश्चित प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, परीक्षा में पूछता है बहुत क्वेश्चन ही। ठीक है, अब अगला पेज देखते हैं। अब अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति पर बने प्रतिबिंब, मतलब वस्तु अब कहां रखा जाए। अभी तो आपने क्या देखा था? किरण को देखे थे। क्या देखे थे? किरण को देखे थे। अब बिंब की स्थिति मतलब वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो। वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो।